हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी एक नया ड्राफ्ट आया है यूजीसी का, मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, उनका ये क्वेश्चन था मेरे से कि नेट या जेआरएफ का स्कोप अब कम हो गया है क्या इस नए नोटिफिकेशन के आने के बाद या नए ड्राफ्ट के आने के बाद? क्या जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स के कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हैं कि नहीं? उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं पीएचडी करना अब आसान हो गया है, तो उसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या ये चीज सही है या उनका एक परसेप्शन है, उस पर बात करेंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो इसका हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और आपको जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे। ये आपका पूरा पीडीएफ है, तो हम ये ऊपर से तो थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन। तो देखो, पहले क्या होता था कि आप 3 ईयर का कोई बैचलर्स प्रोग्राम करो या कोई 4 ईयर का बैचलर प्रोग्राम करो, फिर इसका 2 ईयर का आपको पीजी करना पड़ता था, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते थे। लेकिन अभी ये जो नया नोटिफिकेशन या नया ड्राफ्ट आया है, इसमें क्या है कि पीएचडी अगर आपको करना है तो ये तो आपका कॉमन है, इस पर कोई इशू नहीं है। अगर आप 3 ईयर का बैचलर्स डिग्री करके आए हो तो 2 ईयर का आप पीजी करके पीएचडी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 4 ईयर्स का यूजी या बैचलर्स है, तो वहां पे आपके यूजी में 75% है, तो आप पीएचडी के लिए डायरेक्ट इनरोल हो सकते हो, आपको पीजी करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, आप ये पॉइंट पढ़ो। ठीक है, 4 ईयर या 8 सेमेस्टर्स का आपने बैचलर्स डिग्री किया है और उसमें आपके 75% मार्क्स हैं एग्रीगेट, तो आप पीएचडी के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हो। और 5% का जो रिलैक्सेशन है वो एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या सॉरी ईडब्ल्यूएस जो है, उनको कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो 70% पे भी अपने आप को पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा क्या है कि आपने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया और या आपने बैचलर्स किया, लाइक आपने बीटेक किया, बहुत सारा लॉ का भी कोर्स होता है जो 4 ईयर का होता है, उसमें आपके 75% नहीं आए अगर आप जनरल कैटेगरी पे हो, और 70% नहीं आए आपके ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, 1 ईयर का पीजी कोर्स करना है और इसके बाद आप अपने पे आपको पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हो। वहां पे आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए। ये आप यहां से पढ़ सकते हो कि आपने 4 ईयर का या 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री किया, फिर इसके बाद आपको 1 ईयर या 2 सेमेस्टर्स का मास्टर डिग्री करके आप अपने आप को पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हो, और वहां पे आपका 55% मार्क्स की बात होती है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी ये चीजें मेंशन थी। ठीक है, तो 5% का इस पे भी रिलैक्सेशन की बात की गई है। जो 55% है वो आपका जो एससी, एसटी, ओबीसी है, वहां पे 50% होगा। फिर आपका जो एमफिल प्रोग्राम है, ठीक है, जो एमफिल प्रोग्राम है वो जो कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी 55% मार्क्स के साथ, वो भी पीएचडी के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इजिली। फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, आपका ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे क्या है, बोला है कि जो मिनिमम ड्यूरेशन होगा आपका पीएचडी का 3 ईयर होगा, जिसमें आपका कोर्स वर्क इंक्लूड होगा, और जो मैक्सिमम टाइम जिसमें आप पीएचडी करोगे वो 6 ईयर होगा। ठीक है, लेकिन इस पे कुछ चीजें और भी हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6 ईयर में पीएचडी नहीं कर पाते हैं, तो उनको 2 ईयर का एडिशनल मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको अपने आप को री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, री रजिस्टर करना पड़ेगा अपने हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका टोटल जो टाइम पीरियड होगा वो 8 ईयर होगा आपको पीएचडी करने के लिए, जो भी आपकी एडमिशन डेट होगी। लेकिन इस पे भी कुछ रिलैक्सेशन है, लाइक आपका फीमेल पीएचडी स्कॉलर है या पर्सन पीडब्ल्यूडी जो है, वो आपका 14% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो वहां पे 2 ईयर और एक्स्ट्रा उनको मिलेंगे, तो वहां पे उनका जो टाइम होगा वो 10 ईयर में उनको पीएचडी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फिर एक नई चीज जो इंक्लूड की गई है, फीमेल जो पीएचडी स्कॉलर हैं उनको आपका चाइल्ड केयर लीव मिलेगा 240 डेज का, पूरा मतलब जितना भी पीएचडी ड्यूरेशन पे है। ठीक है, पूरे पीएचडी के दौरान। फिर प्रोसीजर फॉर एडमिशन, इस पे बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं। इस पे कुछ चीजें चेंज हुई हैं जिसकी वजह से आप लोग बोल रहे हो कि नेट का स्कोप कम हो गया, उसको भी मैं अच्छे से बताऊंगा। तो देखो, अगर आपको पीएचडी करना है तो या तो आप नेट का जो नेशनल लेवल एग्जाम है, लाइक आपका यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, नेट आपका जो होता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए होता है, और सीएसआईआर नेट जो होता है टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए होता है, उसमें गेट और ये सारे एग्जाम भी हैं। अगर आप ये एग्जाम निकाल रहे हो तो आप पीएचडी कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप इंट्रेंस टेस्ट, जो अपना हायर एजुकेशन पर्टिकुलर इंट्रेंस टेस्ट जो होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद कंडक्ट करेंगे, तो उस पे क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा ये भी स्पेसिफाई कर दिया है। 50% जो होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, 50% आपके सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, तो इस पे आपको मिनिमम 50% स्कोर
करना है अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। उसमें भी 5% आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका SC ST OBC या EWS कैटेगरी है तो वहां पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस अकॉर्डिंग सीट है उस अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब देखो मेन बात होती है कि जो 70% है वो आपके इंट्रेंस टेस्ट का वेटेज है और 30% आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू का वेटेज है। ये भी आपको चीजें बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दी। तो अभी चीजें चेंज क्या हुई है कि बहुत सारे नेट वाले बोल रहे हैं कि उनका स्कोप खत्म हो गया है। तो अभी चीज ये चेंज हुई है। पहले क्या होता था कि 60% जो था कोई भी इंस्टीट्यूट होगा वो नेट क्वालिफाई या JRF क्वालिफाई को लेगा और 40% इंट्रेंस से लेगा। लेकिन अभी इस चीज को यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया, बोला कि अपने हिसाब से हायर एजुकेशन चीजों को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीजें चेंज हुई हैं बट उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी अगर आप नेट या JRF क्वालिफाई हो तो आपको कहीं का भी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो नहीं देना है। आप जाके डायरेक्ट अपने आप को मतलब आप जो इंटरव्यू है वहां पे बैठोगे जाके। और जो नेट या JRF क्वालिफाई नहीं होगा उसको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना, सारी जगह पे कहीं पे भी अपने आप को अप्लाई करेगा तो, और देन उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये चीज आप सबको समझ आई होगी। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पे क्या है कि जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितनी सीट है एडमिशन के लिए, किस डिसिप्लिन लाइक किस एरिया पे कितनी सीट्स हैं, वो सारी चीजें पर्टिकुलरली जो आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको रिजर्वेशन पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका PhD के सुपरवाइजर है उनकी भी जो लिस्ट है प्रॉपर्ली वेबसाइट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, क्या एरिया है, ठीक है, उनके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं और किस टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताना पड़ेगा। फिर अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज जो है एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका परमानेंट फैकल्टी मेंबर हो, अगर वो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है तो वहां पे एटलीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 3 रिसर्च पब्लिकेशन, सिंपल। और जो मेन चीज इस पे है वो ये है आपकी, देखो अगर आपका प्रोफेसर है तो वो 8 स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है, 8 रिसर्च स्कॉलर्स को ले सकता है। अगर आपका एसोसिएट प्रोफेसर है वो तो 6 रिसर्च स्कॉलर्स को ले सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर है वो आपका 4 रिसर्च स्कॉलर्स को ले सकता है PhD के लिए। ठीक है, PhD करवाने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ रीएलोकेशन ऑफ फीमेल PhD स्कॉलर ड्यू टू मैरिज और अदरवाइज। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी फीमेल स्टूडेंट्स, देखा ही जा रहा था कि कमेटी ने ये देखा कि फीमेल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा PhD को छोड़ रही हैं। उसका जो मेन रीजन है रहा है कि उनकी शादी हो जा रही है या कोई और रीजन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रीएलोकेट कर रही है, लाइक वो सिटी चेंज हो रहा है, लाइक स्टेट चेंज हो रहा है। तो इन सब केसेस पे क्या होगा कि अगर वो चाहे एक जगह से दूसरे जगह अपने PhD को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो जहां से चीजें डिसकंटिन्यू करेंगी वहीं से चीजें कंटिन्यू होंगी नेक्स्ट जगह पे, और उनका जो स्टाइपेंड है या जो भी है वो सारी चीजों पे कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट इंक्लूड किया गया है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इस पे भी ये है कि 2 इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर सॉरी असिस्टेंट कोई भी जो है वो ले सकता है 2। ठीक है, फिर इसके बाद कोर्स वर्क पे हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी चीजें इंक्लूड हुई हैं। तो कोर्स वर्क पे क्या है, द क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर PhD कोर्स वर्क मिनिमम 12 क्रेडिट्स। ठीक है, मिनिमम 12 क्रेडिट्स आपको करने होंगे जिसमें आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स होगा ही होगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स इंक्लूड होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है वो UGC रिकॉग्नाइज जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं, मतलब उनको भी आपको करवा सकते हैं और उसका क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए। इस पे क्या बोला गया, 4 to 6 आवर इन हर वीक में टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी या जो आपका जिसके भी अंडर हो आप TA का अच्छे से ड्यूटी करना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि आगे चल के आपको पढ़ाना है तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बनेगी उससे। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है। फिर इसके बाद ये आपका, हाँ, आप PhD स्कॉलर मस्ट ऑब्टेन 55%। जो आपका कोर्स वर्क है उस पे आपको 55% मार्क्स लेके आने हैं, नहीं तो आपको आगे आप बढ़ नहीं पाओगे, जो भी आपका कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फिर रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एंड इट्स फंक्शन, ये आप पढ़ लेना, नॉर्मल चीजें हैं, इस पे इतना कुछ खास नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा आपको
तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। फिर इवोल्यूशन एंड असेसमेंट मेथड एंड मिनिमम स्टैंडर्ड क्रेडिट फॉर अवॉर्ड द डिग्री, इस पे बहुत ज्यादा केसेस। इस पे क्या हो रहा है कि इस पे ही मेन चीज है कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पीएचडी करना आसान हो गया। तो इस पे क्या हुआ है कि जो 2 मिनिमम पेपर चाहिए होते थे वो क्राइटेरिया यूजीसी ने अभी खत्म कर दिया। और क्यों खत्म कर दिया? उनका मानना था, जो भी कमेटी बैठी थी, कि पेपर पब्लिश करने के चक्कर पे स्टूडेंट क्या करता है, पेपर को पब्लिश करने के चक्कर पे किसी भी जगह पे मतलब जो स्टैंडर्ड है वो कम हो रहा है, किसी भी जो अच्छा आर्टिकल, जो अच्छा जर्नल नहीं है वहां पे भी पेपर को पब्लिश कर दे रहा है और अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर ले रहा है। तो उससे जो कहीं ना कहीं जो पीएचडी का क्वालिटी है वो कम हो रहा है। इस पे बहुत सारा डिबेट है, कुछ लोग इसके सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब आपको कहीं ना कहीं अपना पीएचडी का मतलब पीएचडी डिग्री चाहिए, तो वहां पे सबसे पहले आपको जो आपका कोर्स वर्क है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, जितना भी क्रेडिट है। आप कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अपना थीसिस को ड्राफ्ट करना है, जो भी है। थीसिस ड्राफ्ट होने के बाद आपको जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, उसके सामने प्रेजेंट करना है। जो फैकल्टी रहेगी वो भी उसके सेटिस्फाइड होने के बाद फिर आपको जो भी आपका थीसिस है उसका प्लेगरिज्म चेक करना है, और प्रॉपर सॉफ्टवेयर के द्वारा उसमें प्लेगरिज्म तो नहीं है, फिर उसको सबमिट करना है आगे। फिर आपका एक्सटर्नल सेमिनार होगा, फिर आपका बाकी की आगे की डिफेंस की चीजें होंगी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड की गई है, लाइक आपका जो इंटरनल जो होता है वो हो चुका है, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, वो हो चुका है। उसके विद इन 6 मंथ आपका डिफेंस होगा, विद इन 6 मंथ। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सही चीज बोली गई है कि 6 मंथ के अंदर आपको जो भी आपका थीसिस है वो आपको सबमिट करना है। 6 मंथ के अंदर सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो ये भी एक अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भागते रहते हैं, तो और ऑनलाइन का भी ऑप्शन कहीं ना कहीं इस पे खोला गया है। फिर आपका पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड, इसको अभी बहुत कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी पार्ट टाइम पे करना चाह रहे हैं, तो वहां पे उनको एनओसी लेके आना पड़ेगा, और वहां पे कुछ एनओसी पे जो मेंशन होगा दैट कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन पार्ट टाइम बेसिस, हिज हर ऑफिस ड्यूटी परमिट हिम हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च, और वो कोर्स वर्क के लिए वो इंस्टीट्यूट में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और इस पे ये भी है कि आपका जो फुल टाइम पीएचडी करेगा उसी के बराबर पार्ट टाइम पीएचडी को भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हाँ, ये अगर हम एमफिल की बात करें, अभी एमफिल डिग्री को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो वो भी इसमें मेंशन की गई है। और जो आपकी थीसिस है वो आपको कहीं ना कहीं जो इनफ्लिप नेट है उस पे देना है, क्योंकि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनफ्लिप नेट से बहुत सारी थीसिस जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके इतने कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस थे या रूल्स थे जो मैंने आपको बताए। आपको लगता है इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली मेरे को बताओ, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, या आप डिस्क्लोज, या आपको कुछ भी डिस्कशन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मैं आपको पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, जाके वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हो और फॉलो करो। आपका कोई डाउट जेन्युइन होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू।